नामांकन आज होगा नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान। महेंद्र भट्ट के नामांकन पर कांग्रेस का वार। प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। किसी नेता की हिम्मत न हुई नामांकन करने की। उत्तराखंड में बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। देहरादून सहित 5 जिलों में की गई मॉक ड्रिल। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी। भारी बारिश से पहाड़ों का दरकना जारी। विकासनगर में भी कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर आया मलबा। 1 घंटे तक रहा यातायात बाधित। नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां उत्तराखंड भाजपा में फिर महेंद्र भट्ट का दबदबा जारी रहेगा। भट्ट का दोबारा अध्यक्ष बनना लगभग तय हो चुका है। आज अध्यक्ष बनने के नाम का औपचारिक ऐलान भी होगा। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट के नाम का औपचारिक ऐलान आज है। आज बीजेपी प्रांतीय परिषद की बैठक होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है जहां भट्ट का दोबारा अध्यक्ष बनना लगभग तय हो चुका है। आपको बता दें कि 11 बजे औपचारिक तौर पर घोषणा की जाएगी जहां महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में कल उन्होंने नामांकन भरा और वो पार्टी के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। इससे साफ ये हो जाता है कि किस तरीके से अब महेंद्र भट्ट को ही प्रदेश अध्यक्ष दोबारा से नियुक्त किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की उत्तराखंड से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार फिर महेंद्र भट्ट को बीजेपी उत्तराखंड में दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने जा रही है। तो आज बीजेपी प्रांतीय की बैठक होगी और इस बैठक के दौरान इस बात की घोषणा भी की जाएगी कि उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। तो एक बार फिर से महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हुई है। शुभांगी, लगभग ये तो पूरी तरीके से तय है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को ही बनाया जाएगा, लेकिन कब तक ये प्रक्रिया शुरू होगी? औपचारिक तौर पर घोषणा कब तक की जाएगी? बिल्कुल देखिए, क्योंकि बीते दिन हमने देखा कि नामांकन की जब प्रक्रिया हुई तो कोई भी नेता महेंद्र भट्ट के अलावा नामांकन करने के लिए नहीं पहुंचा, जिसके बाद साफ है कि अब महेंद्र भट्ट ही जो है फिर से प्रदेशाध्यक्ष होंगे और दोबारा से उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। आज 11 बजे से एक निजी होटल में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका नाम जो है वो संगठन महापर्व 2025 रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसमें तमाम सांसद जो है इसमें आएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करेंगे, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के वो इसमें पहुंचेंगे। और क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहां पर आने वाले हैं, कल नामांकन के वक्त भी मुख्यमंत्री महेंद्र भट्ट के साथ मौजूद थे और काफी प्रशंसा करते हुए भी महेंद्र भट्ट की नजर आए थे। आज औपचारिक तौर पर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है वो सौंपी जाएगी, क्योंकि लंबे समय से कई सारे लोग इस रेस में थे, कई लोगों का इसमें नाम आ रहा था, लेकिन जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें कोई भी नामांकन दाखिल करने के लिए नहीं आया और हम कह सकते हैं कि निर्विरोध निर्वाचित होते हुए महेंद्र भट्ट जो है वो नजर आने वाले हैं। ऐसे में देखिए, क्योंकि मैं इस वक्त भाजपा मुख्यालय के बाहर मौजूद है, एक और बार आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि औपचारिक घोषणा से पहले आप देखेंगे कि भाजपा मुख्यालय के बाहर जो है बोर्ड्स भी लगा दिए गए हैं, बैनर लगा दिए गए हैं। महेंद्र भट्ट जी को पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि ये संगठन महापर्व 2025 का आज आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महेंद्र भट्ट को औपचारिक तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जो है वो की जाएगी, तो कहीं ना कहीं उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं में जरूर है। और ऐसे में क्योंकि महेंद्र भट्ट का सियासी अगर हम करियर देखें तो कई बार वो चुनाव हारे भी हैं, कई बार जीते भी हैं। 2007 में हमने देखा कि वो हारे, 2017 में फिर बद्रीनाथ से वो जीते, उसके बाद 2022 का जो विधानसभा चुनाव आया उसमें वो एक बार फिर हारे, लेकिन उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष पहली बार जो है भाजपा ने बनाया, उनको कमान सौंपी। उसके बाद भी कई सारी चुनौतियां जो हैं उनके कार्यकाल के दौरान रही, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि राज्यसभा सांसद भी वे बने और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हो या सरकार के अंदर भी उनकी अच्छी छवि है। ऐसे में इस बार एक बार फिर से उन्हीं को कमान सौंपी जा रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या आपकी पार्टी में कोई काबिल लोग नहीं है जो आप एक ही व्यक्ति को बार बार रिपीट कर रहे हैं। आखिर
रिपीट करने की जरूरत क्यों पड़ी थी। लेकिन संगठन का ये अपना फैसला है, संगठन ने कई सारे फैक्टर्स देखे हैं, फैक्ट्स देखे हैं, उसके बाद ही महेंद्र भट्ट को दोबारा कमान जो है सौंपे जाने का फैसला लिया। और यही कारण है कि कोई दूसरा भी नामांकन के लिए नहीं पहुंचा, केवल महेंद्र भट्ट ने नामांकन किया और मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद रहे, जो कि साफ तौर पर पहले भी एक हिंट था कि महेंद्र भट्ट ही रिपीट होने जा रहे हैं। ऐसे में आज औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल शुभांगी, देखिए फैसला तो आखिरकार में संगठन का ही होता है कि किसको वो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करेगी, लेकिन इस पर कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही कि पार्टी में ऐसा कोई, पहली बात तो ऐसा कोई था ही नहीं जिसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता था, किसी में इतनी काबिलियत नहीं थी। दूसरा आरोप ये भी लग रहा है कि जो अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, दहशत का माहौल है लोगों के बीच में कि वो अपना नामांकन अपनी मर्जी से दाखिल भी नहीं कर सकते। इस तरीके के आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है बीजेपी पर। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये कहती है कि हमारा आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सब फ्री है, जो चाहे वो कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जब नामांकन की बात आती है तो उसमें जो संगठन ने पहले से तय किया हुआ है कि महेंद्र भट्ट को रिपीट करना है, उसके अलावा लोगों के अंदर डर का माहौल कहें, दहशत कहें कि कोई नामांकन करने ही मुख्यालय जो है वो नहीं पहुंचा और केवल महेंद्र भट्ट ने नामांकन किया, मुख्यमंत्री खुद उनके समर्थन में वहां पर पहुंचे। तो ऐसे में कई तरीके के आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि शायद भाजपा में आप कोई काबिल व्यक्ति बचा नहीं है कि आपको एक ही व्यक्ति को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। वो कई बार महेंद्र भट्ट के कार्यकाल पर भी प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई उनके कार्यकाल में इतने सारे चीजें हो गई है, कई बार अनुशासनहीनता हुई, कई बार ऐसी बड़ी चीजें हुई कि उस पर सवाल उठे, लेकिन बावजूद उसके महेंद्र भट्ट को दोबारा से रिपीट किया जा रहा है। तो उस तरीके के कई सारे सवाल कांग्रेस के जरूर है, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो संगठन का होता है, पार्टी का होता है और वो फैसला जो है वो लिया गया है। महेंद्र भट्ट ने केवल नामांकन किया, इसलिए आज साफ तौर पर औपचारिक तौर पर महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। देहरादून में बीजेपी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा दिए गए, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पोस्टर लगाए गए। महेंद्र भट्ट को पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बधाई भी दी गई। तो आपको बता दें कि औपचारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं की गई, लेकिन पोस्टर अभी से बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगे हैं। सोशल मीडिया पर कार्यकर्ता अब बधाई भी देने लगे। निर्विरोध चुने जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दें, जहां आपको बता दें कि कल नामांकन की प्रक्रिया महेंद्र भट्ट ने की थी और निर्विरोध आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना जाएगा, क्योंकि उनके अलावा किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। और लगभग 11 बजे ये बैठक होगी, जहां पर बीजेपी औपचारिक तौर पर इस बात की घोषणा करेगी कि उत्तराखंड में उनका प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। लंबे इंतजार के बाद आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने जा रही है। बीते दिन नामांकन हुआ और उसमें केवल महेंद्र भट्ट ने नामांकन किया, जिस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहे और जो सीमित समय था उसमें किसी और प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया, जिससे ये साफ हो जाता है कि अब निर्विरोध निर्वाचित होने वाले व्यक्ति जो है महेंद्र भट्ट बनेंगे और नए प्रदेश अध्यक्ष जो है एक बार फिर से महेंद्र भट्ट बनने जा रहे हैं। दूसरी बार उन्हें ये कमान सौंपी जाने वाली है, जिसकी औपचारिक घोषणा आज होगी। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी लगातार महेंद्र भट्ट को बधाइयां दी जा रही हैं और इस वक्त मैं भाजपा मुख्यालय के बाहर मौजूद हूं। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर पहले ही औपचारिक घोषणा से पहले ही यहां पर जो बैनर पोस्टर्स हैं वो लगा दिए गए हैं, जिसमें महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर शुभकामनाएं देते हुए ये नजर आ रहे हैं। पोस्टर में आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा महेंद्र भट्ट जी को पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप देखिए औपचारिक तौर पर घोषणा होने से पहले ही, क्योंकि एक ही व्यक्ति ने नामांकन किया और कई लोग हालांकि इस रेस में शामिल थे, लेकिन कोई भी उस समय नामांकन के दौरान नामांकन करने के लिए नहीं पहुंचा। ऐसे में अब निर्विरोध निर्वाचित होते हुए महेंद्र भट्ट जो है वो नजर आने वाले हैं। अगर उनके सियासी करियर की हम बात करें तो 2007 के जो विधानसभा चुनाव था वो उसमें हारे थे और उसके बाद 2017 में उन्होंने फिर बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक वो बने जीतकर। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें एक बार वो फिर हारे, लेकिन उसके बाद उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया और 2024 में राज्यसभा सांसद भी महेंद्र भट्ट बने। और ऐसे में एक बार फिर से महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वो आज औपचारिक तौर पर दे दी जाएगी, यानी कि अब महेंद्र भट्ट फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण ही ये कार्यकाल जो है रहने वाला है, क्योंकि अब आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी होने हैं, अन्य चुनाव भी होने हैं। अपने संगठन को मजबूत करना, अपने लोगों को एक रखना और ऐसे में अगर कहीं पर किसी तरीके की गलती संगठन के अंदर पाई जाती है तो उस पर किस तरीके से एक्शन लेना होता है, इन सभी चीजों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पद
पर सभी की नजरें टिकी होती हैं और कितना अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए एक बार फिर महेंद्र भट्ट नजर आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। तो वहीं उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट का दोबारा बीजेपी प्रदेश बनना तय हो चुका है। सोमवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई नामांकन प्रक्रिया के दौरान महेंद्र भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल किया। महेंद्र भट्ट के अलावा किसी और प्रत्याशी ने नामांकन पत्र नहीं दाखिल किया, जिससे साफ हो गया कि महेंद्र भट्ट ही दोबारा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। आपको बता दें कि भट्ट को दोबारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाना तय हो चुका है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इस तंज भी कसा। रिपोर्ट देखिए। सीएम की मौजूदगी में महेंद्र भट्ट का नामांकन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर दोबारा तय चयन। बीजेपी पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने ली चुटकी, यही करना था तो क्यों चुनाव की नौटंकी। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए मौजूदा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नामांकन पत्र दाखिल किया। महेंद्र भट्ट ने संगठनात्मक चुनाव प्रभारी खजान दास को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही बीजेपी के तमाम सांसद, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। नामांकन के निर्धारित समय तक महेंद्र भट्ट के अलावा किसी और प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया, जिससे महेंद्र भट्ट का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो गया है। अब 1 जुलाई को महेंद्र भट्ट के नाम का ऐलान केवल औपचारिकता ही रह गई है। नामांकन के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महेंद्र भट्ट के अध्यक्ष रहते पार्टी को मिली उपलब्धियां गिनाई। सीएम धामी ने कहा कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में प्रदेश में पार्टी ने सभी चुनाव जीते और संगठन का विस्तार हुआ, इसीलिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उनके नामांकन में शामिल हुए हैं। देखिए, उनके अध्यक्ष बनने के बाद हमने सभी चुनावों में हमको विजयश्री मिली है, संगठन का हमारा विस्तार हुआ है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक लंबा राजनीतिक सफ़र है और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोगों ने, मैंने और हमारे सभी सांसदगणों ने, अजय टमटा जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसदगण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए। महेंद्र भट्ट का नामांकन और उनका फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनना तय होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि यही करना था तो इतने दिनों तक बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की नौटंकी क्यों की। देखिए, एक पूरा नाटक रचा गया और उस नाटक के पात्र स्वयं महेंद्र भट्ट जी भी थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, बड़े नेता जो बार बार कह रहे थे कि साहब नया अध्यक्ष मिलेगा, नया अध्यक्ष मिलेगा, इतनी तारीख को मिलेगा, उतनी तारीख को मिलेगा, नौटंकी करने की क्या आवश्यकता थी। भाई सीधा सीधा बोलते कि महेंद्र भट्ट जी को दोबारा से अवसर दे रहे हैं और उनका नामांकन करवा देते। इतना सस्पेंस बना के, इतना नाटक करके उसके बाद उनका ही नामांकन करवा दिया। गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए पहले ही फिर से प्रदेश अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट की दावेदारी मजबूत नजर आ रही थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ महेंद्र भट्ट का जबरदस्त तालमेल और हाल ही में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत से भी पलड़ा उनके पक्ष में नजर आ रहा था। सीएम धामी के साथ तमाम सांसदों, विधायकों की मौजूदगी में केवल महेंद्र भट्ट के नामांकन से ये तय हो गया कि एक बार फिर महेंद्र भट्ट निर्विरोध उत्तराखंड बीजेपी की कमान संभालने जा रहे हैं। अब इंतजार 1 जुलाई का है, जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट के नाम के ऐलान की औपचारिकता पूरी की जाएगी। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आखिर भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस नाम की घोषणा के लिए लंबे समय से सभी इंतजार कर रहे थे और आज प्रदेश अध्यक्ष नाम की घोषणा होने जा रही है। वहीं बीते दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे महेंद्र भट्ट के अलावा निर्धारित समय तक किसी और प्रत्याशी के नाम
नहीं लिए गए, जिससे महेंद्र भट्ट का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है और आज औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे तमाशा करार दे रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जब पता ही था कि महेंद्र भट्ट को दोबारा से मौका देना है तो तमाशा करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र ऐसा है कि नामांकन के दौरान एक भी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वो नामांकन करे। खबर देहरादून से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी सरकार हरेला पर्व को बड़े धूमधाम से वृहद स्तर पर मनाने जा रही है, जो कि 16 जुलाई से 1 महीने तक चलेगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि हरेला पर्व के अवसर पर प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे 50% फलदार पौधे होंगे। और वन मंत्री ने कहा कि सरकार एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के जरिए प्रदेश की जनता से आह्वान किया जाएगा कि अपने घर या खाली भूमि पर पौधारोपण कर प्रदेश में हरियाली लाने का काम करें, जिससे न सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण होगा बल्कि समृद्धि और खुशहाली भी होगी। हरेला प्रारंभ होगा 1 महीने के लिए 16 जुलाई से, और इस वर्ष भी हमारा यही है कि इसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाकर उसमें 50% पेड़ फलदार पेड़ लगाएं और हर व्यक्ति को इससे जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें थीम भी यही रखी गई है कि हरेला में एक पेड़ माँ के नाम करके हम धरती का जो उपकार हमारे ऊपर है उस उपकार के प्रति उसके ऋण होने की कोशिश करें, क्योंकि जो वर्तमान समय में जो चैलेंजेस हैं पूरी दुनिया के आगे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के, ग्लेशियर्स के पिघलने के, इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि आदमी को पर्यावरण के प्रति अपनी क्या भूमिका होनी चाहिए उसकी जानकारी हो और वो पर्यावरण बचाने के लिए अपनी सहभागिता उसमें निभाए। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां चारधाम यात्रा पर सरकार के दावे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मलबे में दबकर कई लोगों की मौत हो गई। दसमाना की ओर से बयान दिया गया। आपको बताते चले कि सरकार के आपदा प्रबंधन के दावे फेल हो रहे हैं। कांग्रेस लगातार ये आरोप उत्तराखंड सरकार पर लगा रही है। चारधाम यात्रा में जो सरकार ने दावे किए थे वो पूरी तरीके से गलत साबित हो रहे हैं। इस तरीके के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है। तो ये आपको बता दें कि उत्तराखंड से बड़ी अपडेट, जहां कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। चारधाम यात्रा पर सरकार के दावे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जहां मलबे में दबकर कई लोगों की मौत पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। यात्रा के बारे में सरकार के जो बड़े बड़े दावे थे, सरकार ने कहा कि हम हर तरह से तैयार हैं, किसी भी तरह की बाधा विघ्न चारधाम यात्रा में नहीं आएगा। चारधाम यात्रा बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न होगी। और 2 महीने में जिस प्रकार की स्थितियां चारधाम यात्रा में बनी हैं, 5 हेली दुर्घटनाएं हो गई। इसके अलावा यमुनोत्री में, गंगोत्री में, केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में, चारों धामों में कोई धाम ऐसा नहीं छूटा जहां रास्ते खराब ना हो। यमुनोत्री में यात्री दब करके मर गए मलबे के नीचे। पूरे प्रदेश के अंदर चारधाम यात्रा में इस बार जितनी कैजुअलिटीज़ एक छोटे टाइम स्पैन में हुई हैं, मैं समझता हूँ इतनी कभी, इतने 2013 को छोड़ करके इतनी ज़्यादा मौतें कभी नहीं हुई। आपदा से निपटने के लिए धामी सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रही है, जहां सीएम धामी लगातार इस चीज का जायजा ले रहे हैं। आपको बताते चले कि आपदा पर सीएम धामी का बयान लगातार आ रहा है, आपदा को रोका नहीं जा सकता है। धामी की ओर से ये बयान आया, तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में जहां लगातार भूस्खलन और लैंडस्लाइड की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस पर किस तरीके से लोगों को अलर्ट किया जा सकता है उस पर सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट, सीएम धामी लगातार इस पूरी मामले का जायजा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपदा की स्थिति को लेकर कल मैंने स्वयं आपदा प्रबंधन केंद्र पर जाकर सभी जिलों के अधिकारियों के साथ, सभी एजेंसियों के साथ और सभी हमारे जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, अन्य विभाग हैं, उन सबके साथ कल समीक्षा भी की और आगे के समय में हमको किस मोड में, कैसे अलर्ट मोड में रहकर काम करना है, किन किन तैयारियों को जो हमने किया है कहीं कोई कमी न रह जाए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि आपदाएं चूँकि रोकी तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन उनके
असर को कम किया जा सकता है, क्विक रिस्पॉन्स किया जा सकता है। उस दिशा में मॉक ड्रिल भी हो रही है और सभी अधिकारी पूरे समय अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं। तो वहीं देहरादून के स्कूल आज बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते स्कूल बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया। मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया, जिसके बाद आज उत्तराखंड के स्कूलों को बंद किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि अलर्ट के बाद प्रशासन ने यह आदेश जारी किया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको उत्तराखंड से पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में है और इसी के चलते देहरादून के सभी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया जाएगा। भारी बारिश की वजह से नाली और नदियां उफान पर नजर आ रहे हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और स्कूलों को बंद किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां बारिश और भूस्खलन से जनजीवन पूरी तरीके से लगातार प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चले आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके तहत देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल और बागेश्वर में मंगलवार को बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई, जबकि शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया। वहीं मौसम विभाग केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 6 जुलाई तक राज्य में जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है। बीते 24 घंटे में राज्य में औसत से 4 गुना अधिक 35 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जब आप 1 तारीख को जा रहे हैं तो भी बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन बहुत कमी लगता नहीं कि आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 1 और 2 तारीख को भी बारिश मिलने वाली है। और साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है वो हमने प्रदेश में उसको रखा है 1 और 2 तारीख है जुलाई में भी। तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी प्रदेश में। अगर ज़रूरी हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा भी सकते हैं, वार्निंग का स्तर जो है। नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो इस तरह की स्थिति उसमें भी। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश के साथ आसमान से आफत बरतनी शुरू हो गई है। बारिश और लैंडस्लाइड के कारण प्रदेश में करीब 189 सड़कें बाधित हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से लापता हुए 7 मजदूरों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। मौसम विभाग ने 30 जून को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वही चारधाम यात्रा के चलते प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं से हिदायत बरतने की अपील भी करता है। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। प्रदेश के अंदर एक बार फिर मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल समेत कई जिले शामिल हैं। ऐसे में हर तरफ हम देख रहे हैं कि तबाही मची हुई है। खासकर जो चारधाम रूट से वहां पर 180 के करीब सड़कें जो है बीते दिन बंद थी, जिसके बाद भूस्खलन भी लगातार अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा था। और इसको देखते हुए प्रशासन ने, सरकार ने जो चारधाम यात्रा है उस पर कुछ वक्त के लिए रोक लगाई थी। हालांकि फिर से ये यात्रा जो है शुरू कर ली गई है, लेकिन हालात मैं आपको इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं वहां से दिखाऊंगी, क्योंकि इस वक्त मैं रिस्पना नदी के पास मौजूद हूं। ये नदी मैं इसीलिए दिखा रही हूं क्योंकि ये नदी जो है लगभग सूख चुकी थी और जिस तरीके से 2 से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, नॉनस्टॉप बारिश हो रही है, उससे आप देखेंगे कि ये नदी जो है एक बार फिर से दिखने लगी है, उफान पर आ रही है। और ये एक संकेत है कि किस तरीके से बारिश का कहर जो है प्रदेश के अंदर जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने बीते दिन जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां पर जाकर तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया कि अब 2 महीने तक कम से कम आप लोग 24 घंटे तक जो है अलर्ट मोड पर रहेंगे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स हो या हमारा जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनकी टीम्स हो, सभी अलर्ट मोड पर रहेंगे। और ऐसे में लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि आप थोड़ी सावधानी बरतें। यहाँ पर आने से पहले मौसम का अपडेट जरूर लें, क्योंकि रास्ते इस वक्त जो है कई सारे रास्ते बाधित हो चुके हैं। कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है, कई जगहों पर नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में खतरे के निशान से ऊपर भी नदी जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जरूरी है कि पहले जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं या जो लोग नदियों के आसपास रह रहे हैं वो एहतियात बरते, मौसम का अपडेट जरूर ले और उसके बाद ही कहीं यात्रा के लिए निकले। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।
चलिए आगे बढ़ते जाओ। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश से पहाड़ों का दरकना भी लगातार जारी है। वहीं कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर मलबा जमा हो गया। 1 घंटे तक यातायात इसके चलते बाधित रहा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा दे, जहां उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और लोगों का जनजीवन भी इससे बुरी तरीके से प्रभावित होता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से पहाड़ दरकना शुरू हो गए हैं। तो कई जगह पहाड़ों का मलबा गिरा, जिससे यातायात पूरी तरीके से बाधित रहा। फिलहाल वहां से मलबा हटाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। भारी बारिश से पहाड़ों का दरकना लगातार जारी है। कालसी चक्रता मोटर मार्ग पर मलबा आया और वहां का जो यातायात है वो बुरी तरीके से प्रभावित रहा। कई घंटे तक ये यातायात प्रभावित रहा, जिसके फिलहाल अभी कोशिश की जा रही है वहां से मलबा हटाने की। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की उत्तराखंड से सामने आ रही है, जो लगातार भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो टिहरी में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण कई ग्रामीण सड़कों का संपर्क अब टूट चुका है। नरेंद्र नगर रानी पोखरी मार्ग भारी बोल्डरों से बंद हो गया। प्रशासन ने रेड अलर्ट के तहत आपदा कंट्रोल रूम को अलर्ट भी किया। सभी अधिकारियों को फोन चालू रखने के निर्देश दिए गए। वहीं जेसीबी मशीनों के जरिए सड़कों को खोलने का काम भी जारी है। तो प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज किए गए। नरेंद्र नगर से पोखरी जाने वाला मार्ग जो है पूरी तरह से भारी भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसी तरह टिपरे वाला मार्ग भी जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो। लगातार बारिश हो रही है। बारिश को देखते हुए हालांकि जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेवाल ने सभी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे अपना मोबाइल फ़ोन जो है स्विच ऑफ न रखें। उन्होंने निर्देश जारी लगातार कर रहे हैं। रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने भी पूरी तरह से तैयारियां की हुई है। लगातार जिलाधिकारी टिहरी नितिका खंडेवाल जो है अधिकारियों के संपर्क में है। आपदा कंट्रोल रूम को जो है सक्रिय कर दिया गया है। अगर कहीं भी कोई आपदा आती है, घटनाएं होती है, भूस्खलन होता है, तो तत्काल जो है वहाँ पर जो है लोक निर्माण विभाग की टीम रहेगी और उस रोड को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मज्जा तोपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। और इसके साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।